हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी 67th एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यह जो वीडियो बनाया जा रहा है वह घटनाचक्र दृष्टि का जो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का बुक है, पतली सी बुक है, उससे बनाई जा रही है। और यह बुक काफ़ी अच्छी बुक है, जिसमें आपको फिगर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे बचपन में कॉमिक्स वगैरह की बुक आती थी, उस टाइप का है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो गारंटी है कि आपका जो बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान से, वो छूटने वाला नहीं है, वो 100% आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और इस टाइम में अगर आप पूरा पढ़ना चाहें नई चीज़ों को, तो आप नहीं कर पाएंगे। और यह बुक जो है क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी किताब है, इसीलिए इस बुक से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका भी क्विक रिवीजन हो जाए। और मैं आपको बता दूँ, मेरा जो अनुभव है पर्सनल, एएओ का जो एग्ज़ाम हुआ है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, बीपीएससी ने लिया है हाल ही में, उसके साइंस के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं सरप्राइज हो गया जब इस बुक को देखा, पढ़ा, तो उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक से टैली कर गए। तो यह एक चमत्कार जैसा था मेरे लिए, इसलिए मैं इस बुक का वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि अगर आप इस बुक को अच्छे से फॉलो करते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं एक दो बार, और ये वीडियो लंबा होगा लेकिन एक बार भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और हाँ, यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पहले से कोई बुक पढ़ रखा है, मतलब डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ रखा है, एनसीईआरटी पढ़ रखा है, या फिर कोई लुसेंट वगैरह पढ़ रखा है, या विज्ञान का कोई बुक पढ़ रखा है, उनके लिए है ये क्विक रिवीजन। यहाँ पे आपको शॉर्ट में हर चीज़ को बताया गया है, एक एक टॉपिक कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान फर्स्ट है, यहाँ पे सामान्य परिचय। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं, इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क तथा ट्रेविनेस थे। और आपको बता दें कि इनके जो जनक है जीव विज्ञान के, वो अरस्तु हैं, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोला जाता है। अब कुछ शब्दावलियां हैं, प्रमुख शब्दावलियां, इनको देखते हैं। वो हैं एपीकल्चर, ये आप पढ़े होइएगा लुसेंट में। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। पक्षी पालन को एवीकल्चर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एपी, पी जहां आएगा वहां पे मधुमक्खी हो जाएगा, जैसे ही एवी आएगा तो यहाँ पे पक्षी पालन हो जाएगा। पीसी कल्चर की बात अगर करें तो यहाँ पे आ जाएगा मछली पालन। और सेरीकल्चर की बात करें तो इसका मतलब होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेरीकल्चर। मछली पालन को पीसी कल्चर बोला जाता है, पक्षी पालन को एवीकल्चर, और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। वहीं बात करें वन संवर्धन का, देखिए पिक्चर भी दे रखा है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर बोलते हैं, सिल्वीकल्चर, याद रहेगा, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। ओलेरीकल्चर, ये जो सब्जियों की कृषि होती है उसे ओलेरीकल्चर बोलते हैं, सब्जियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये देख रहे हैं, बागवानी, बागवानी को बोलते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो होता है वो होता है फलों की खेती। यहाँ पे फल भी दे रखा है, आप देख रहे हैं, पोमोलॉजी फलों की खेती को बोला जाता है। वही अगर बात करें अंगूर की खेती की, अंगूर देख लीजिए, मन ललचा रहा है ना, विटीकल्चर बोलते हैं इसको, विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी फसलों की खेती को, एग्रो कृषि को बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर, तो एग्रो जैसे ही आएगा एग्रोनॉमी तो फसलों की खेती। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग इसको। शुरू में हमने बोला कि जीव विज्ञान शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो लैमार्क तथा ट्रेविनेस थे। इनके जनक अरस्तु थे। क्वेश्चन को समझना है आपको, प्रयोगकर्ता जब पूछा जाए तो लैमार्क तथा ट्रेविनेस, अगर इनके जनक पूछे जाए तो अरस्तु। शब्दावली की बात हमने करी थी, हमने बात की थी एपीकल्चर का। आप ये मधुमक्खी देख रहे हैं, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी, फोटो ही देखिए। अब एवीकल्चर मतलब पक्षी पालन, ये पक्षी है। एवी, पीसी कल्चर मछली को बोला जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट को, रेशम का कीट है, ठीक है।
वहां पर सिल्वी कल्चर अगर बोला जाएगा तो ये वन संवर्धन को बोला जाता है सिल्वी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती को बोला जाता है। वहीं अगर बात करें हम हॉर्टिकल्चर की तो हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी किसको बोला जाता है, फलों की खेती को, पोमोलॉजी फलों की खेती को। वहीं विटिकल्चर की बात करें तो विटिकल्चर हो जाता है अंगूर की खेती और एग्रोनॉमी फसलों की खेती। अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की, इनके जो शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, देखिए इनको एकदम ग्राफ के थ्रू बताया गया है। इनकी जो शाखाएं हैं वो है जूलॉजी, बॉटनी, पैडोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रोफोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। 3 3 6 2 8। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कितनी हैं, वो हैं 8। और ये 8 जो है वो है जूलॉजी, बॉटनी, ये तो याद रहेगा जूलॉजी बॉटनी। वही पेडोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, पैडोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रोफोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। अच्छा, जूलॉजी किसको बोलते हैं, तो जहां पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जूलॉजी है। जंतु, जीव जंतु, मनुष्य, पादपों का अध्ययन जहां होता है उसको बॉटनी बोलते हैं, जहां पे पेड़ पौधा वृक्ष कहा जाएगा। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है, मिट्टी का, पेडोलॉजी। जेरेंटोलॉजी जहां पे होती है वहां पे मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन किया जाता है, जो बूढ़ा हो जाता है ना मनुष्य, उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। वृद्धावस्था की जो वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन किया जाता है उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। वहीं पे बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की, तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं अस्थियों का अध्ययन को, अस्थियों का, हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, त्वचा मतलब चमड़े का अध्ययन जो किया जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और जहां पे हड्डी का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ट्रोफोलॉजी को बोलते हैं पोषण विधियों का अध्ययन, पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचर शरीर से अध्ययन, वो हर्पेटोलॉजी हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बोलिएगा जूलॉजी। आपसे पूछ लिया जाए पादपों का अध्ययन किसको बोला जाता है, बॉटनी। मृदा का अध्ययन किसको बोला जाता है, तो पैडोलॉजी। मनुष्य की वृद्धा अवस्था संबंधी जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो जेरेंटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किसको बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन किसको कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी को। पोषण विधियों का अध्ययन कहा जाता है ट्रोफोलॉजी को। और उभयचर शरीर सृपों का अध्ययन कहा जाता है हर्पेटोलॉजी का। आप सोच रहे हो कि सर बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं, एक्चुअली कोई भी चीज बार बार पढ़ने पर ही याद होती है और रिपीटेशन जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप सुनते रहिए, बस सुनने से भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और रिवीजन है ये, क्विक रिवीजन, मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बता नहीं रहा, जो बुक में लिखा है वही बोल रहा हूँ मैं। ओके, अब बात करते हैं जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो दिया गया था उसमें लैमार्कवाद सिद्धांत है, डार्विनवाद है और उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत है। जैव विकासवाद के सिद्धांत 3 सिद्धांत हैं। हम पहले बात करते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद के जो जनक थे वो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और इस वैज्ञानिक का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक, फिलोसफी जूलॉजिक। और अन्य नाम जो थे इसके उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत याद रहेगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने, जिसे लैमार्कवाद भी कहा जाता है। इसके उदाहरण दिए गए हैं, देखें इसके उदाहरण है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। जिराफ का गर्दन देखें, भोजन के लिए पेड़ के पत्तों को खाना चाहता है तो अपना गर्दन बढ़ाकर खाएगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, समय के साथ उसका गर्दन लंबा होता चला जाएगा। तो लैमार्कवाद के उदाहरण के रूप में जिराफ की गर्दन को लंबा होना बताया गया है, याद रहेगा। और वहीं पे सांप के पैर का गायब हो जाना, ये भी लैमार्कवाद का सिद्धांत है। किसका, सांप के पैर का गायब हो जाना। तो ये दोनों आपको याद रखना है, लैमार्कवाद। आई थिंक ये आपको याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट है डार्विनवाद। डार्विनवाद ये जनक हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति।
और ये 1859 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, और इनकी पुस्तक थी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में। अन्य नाम जो है वो है प्राकृतिक वरणवाद। डार्विनवाद का जो अन्य नाम है वो है प्राकृतिक वरणवाद, जिसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस बोलते हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, और ये डार्विनवाद का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन। अब बात करते हैं उत्परिवर्तनवाद की। ओके, इनके जनक हैं ह्यूगो डी ब्रीज, और ये हॉलैंड के हैं, हॉलैंड देश के हैं ये। ओके, और इन्होंने जो प्रयोग वस्तु, इनका जो ये उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया था, उसमें जो वस्तु प्रयोग किया था वह था सांध्य प्रिमरोज, आइनोथेरा लेमार्कियाना जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए सांध्य प्रिमरोज। अन्य नाम है उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी, परिवर्तनवाद। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। देखिए, मैंने बोला था लेमार्कवाद के बारे में, जिराफ का गर्दन का लंबा हो जाना, तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताया गया है। और ये बुक मैं बता रहा हूँ ना, एकदम बच्चे का कॉमिक बुक जैसा होता है ना, वैसा है, एकदम फिगर के जरिए बताया गया है। अगर आप माइंड कंसंट्रेट रखेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखाचित्र। घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दनों के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। देखिए यहाँ पर इनको घास उपलब्ध है तो आसानी से मिल जा रहा है घास, तो गर्दन कम लंबा हो रहा है। और जैसे जैसे ऊंचे वृक्ष की ओर पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दनों का अधिक उपयोग होने लगा तो इस अंगों की लंबाई अधिक हो गई। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो चीजें आसानी से मिलती जा रही थी तो उस शरीर के अंग का जो विकास था वो नहीं हो पा रहा था उतना, बट जैसे जैसे ऊंचे वृक्षों का घास खाना पड़ा जिराफ को, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके गर्दन का लंबाई बढ़ता चला गया। जीव जंतुओं का विकास क्रम को पढ़ते हैं। यहाँ पे महाकल्प, कल्प और घटना दिया गया है। यहाँ पे महाकल्प जो है वो है प्रोटेरोजोइक। क्या है? प्रोटेरोजोइक, याद रहेगा, प्रोटेरोजोइक। और घटना कब हुआ था? प्रथम मेटाजोआ का जो घटना हुआ था, प्रथम मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह वो यहीं से मिला था। प्रोटेरोजोइक घटना हुआ था, प्रथम मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह दिखा। अब बात करते हैं पेलोजोइक की। ये जो कल्प था, युग था, वो कैम्ब्रियन युग था, और उस समय जो घटना हुई थी मछली, प्रथम मछली और प्रथम रज्जुकी बोलते हैं डेट। कैम्ब्रियन युग की घटना, महाकल्प पेलियोजोइक, कल्प कैम्ब्रियन, घटना प्रथम मछली और प्रथम रज्जुकी। पेलियोजोइक की और जो का युग था, एक था ऑर्डोविशियन। कौन सा था? ऑर्डोविशियन। और यहाँ पर जो घटना हुआ था वो था मेटाजोवन जीवों का विकास। मेटाजोवन जीवों का विकास हुआ था ऑर्डोविशियन कल्प में। है सिल्यूरियन और घटना हुई थी प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे। प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे। डेवोनियन प्रथम उभयचर जबरे वाली मछलियां। प्रथम उभयचर और जबरे वाली जो मछलियां थी वो डेवोनियन कल्प की थी। वहीं अगर प्रथम शरीर सिर्फ किसको बोलते हैं? सांप को, मगरमच्छ को, गिरगिट को, ये सब क्या है? शरीर सिर्फ है। तो प्रथम शरीर सिर्फ और बीज युक्त फंड्स जो थे वो किस कल्प के थे, किस युग के थे? कार्बोनीफेरस के थे प्रथम शरीर सिर्फ और बीज युक्त फंड्स। ये सारी बातें हो रही है पैलियोजोइक काल की, महाकल्प की। परमियन कल्प था, और उस समय जो घटना हुई थी शरीर सिर्पों की उन्नति हुई थी, शरीर सिर्पों की उन्नति। मेसोजोइक। त्रियासिक कल्प था और प्रथम घटना हुई थी स्तनपायी की। प्रथम स्तनपायी मेसोजोइक महाकल्प में पाए जाते थे। त्रियासिक कल्प था और प्रथम डायनासोर मेसोजोइक महाकल्प में पाए गए थे। जुरासिक कल्प में पहली चिड़िया का विकास हुआ था
और डायनासोर की उन्नति हुई थी। वहीं क्रिटेशियस की बात करें तो ये क्रिटेशियस कल्प में आकर डायनासोर की विलुप्ति हो गई थी। पहले प्राइमेट का विकास हुआ था, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई थी। क्रिटेशियस डायनासोर की विलुप्ति हो गई थी और पहले प्राइमेट का विकास हुआ था, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस कल्प में। अब बात करते हैं सेनोजोइक की। सेनोजोइक महाकल्प, इसमें 3 कल्प थे, लियोजिन, दूसरा था नियोजिन, तीसरा था क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में मानव का उद्विकास हुआ था। ये सेनोजोइक महाकल्प की बात हो रही है। और पैलियोजीन और नियोजीन में स्तनपाइयों में विविधता पाई गई थी, यानी कि स्तनपाई जो थे वो अलग अलग तरीके के थे। ये सेनोजोइक कल्प की थी बात, समझ में आया। हमने बात कर ली महाकल्प प्रोटेरोजोइक की, पैलियोजोइक की, मेसोजोइक की जिसमें सरीसृपों का युग था ये, और सेनोजोइक की। प्रोटेरोजोइक में प्रथम मेटाजोया की घटना हुई थी, जंतुओं का पहला चिन्ह मिला था। पैलियोजोइक में जो कल्प थे वो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेल्यूरिन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये थे कल्प। और इसमें जो घटना हुई थी, कैम्ब्रियन में प्रथम मछली, प्रथम रज्जु की। ऑर्डोविशियन में जो घटना हुई थी, मेटाजोअन जीवों का विकास हुआ था। सेल्यूरिन में प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे हुए थे। डेवोनियन कल्प में प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियां हुई थी। कार्बोनिफेरस में प्रथम सरीसृप बीज युक्त फंस हुए थे। पर्मियन में सरीसृपों की उन्नति हुई थी। वहीं बात करें मेसोजोइक सरीसृपों का युग, तो उसमें कल्प थे ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। और सरीसृपों का जो कल्प था ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक में प्रथम स्तनपाई और प्रथम डायनासोर पाए गए थे। जुरासिक में पहले चिड़िया का विकास हुआ था और डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। क्रिटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति हो गई थी और पहले प्राइमेट का विकास हुआ था, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस में। सेनोजोइक की बात करें तो इसमें 3 कल्प थे, पैलियोजिन, नियोजिन, क्वाटरनरी। पैलियोजिन, नियोजिन में स्तनपाइयों में विविधता पाई गई थी और क्वाटरनरी में मानव का उद्विकास हुआ था। वर्ग की टैक्सोनॉमी, इनके जनक थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। और वर्गीकी में 5 जगत प्रणाली के जो जनक है वो व्हिटेकर हैं, RH व्हिटेकर। परिभाषा वर्गीकी का, जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना। याद रहेगा आपको वर्गीकी के बारे में। वर्गीकी की परिभाषा है जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना। जनक कैरोलस लिनियस। और इसी वर्गीकी में 5 जगत प्रणाली दिया गया था, 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत, और इसके जनक थे RH व्हिटेकर। याद रहेगा। अब यहाँ पे 5 जगत प्रणाली जो है, किंगडम्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। और देखिए कितना अच्छा 5 बना दिया गया है और इस 5 को दर्शाया गया है। पहला है मुनीरा, आपने पढ़ा है लूसेंट वगैरह में। दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और 5वां है जंतु। और ये आपको याद ही होगा। मुनीरा में एक कोशिकीय जीव आते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव। उदाहरण माइकोप्लाज्मा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जीवाणु, इस सबको किस किंगडम में रखते हैं? मुनीरा किंगडम में। वही बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक जीव बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव किस किंगडम में आते हैं? तो मुनीरा। या फिर पूछ लेगा साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम की प्राणी है, किस किंगडम का जीव है, तो आपको बोलना है मुनीरा। प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक जीव बोला जाता है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर है शैवाल और प्रोटोजोआ, देख रहे हैं ना, शैवाल और प्रोटोजोआ का यहाँ पे पिक्चर भी दे दिया गया है, याद रहेगा। अब बात करते हैं कवक की। कवक भी यूकैरियोटिक किंगडम के अंतर्गत आता है। कवक किंगडम के अंतर्गत आता है यूकैरियोटिक, और यह अधिकांशतः बहुकोशिकीय होती है। बहुत सारा कोशिका होता है इसलिए बहुकोशिकीय बोलते। एक कोशिकीय जो होता है वो मुनीरा होता है, याद रहेगा। कवक बहुकोशिकीय होता है और इसका उदाहरण है यीस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति, याद रहेगा। ये क्वेश्चन यीस्ट जो है ये AAO में पूछा गया था, यीस्ट किस किंगडम का है, तो वहां पे आंसर था कवक, याद रहेगा। अगला है पादप। पादप जो होता है वो स्वपोषी होता है, परपोषी नहीं होता है, स्वयं ये अपना पोषण करता है। ये ब्रायोफाइटा जगत का प्राणी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत व आवृत बीजी होते हैं।
ठीक है। जंतु जगत की बात करें तो इसमें सभी उपभोक्ता जीव आते हैं, कशेरुकी आता है और अकशेरुकी आता है। ठीक है, ये 5 किंगडम थे। फिर से देख लेते हैं। मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, उदाहरण माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। वहीं प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूकैरियोटिक जीव हैं, उदाहरण शैवाल एवं प्रोटोजोआ। वहीं कवक की बात करें तो ये यूकैरियोटिक है, इसमें इसके अंतर्गत अधिकांशतः बहुकोशिकीय चीजें आती है, उदाहरण के लिए यीस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति। बात करें पादप की तो पादप स्वपोषी, इसके अंतर्गत स्वपोषी आते हैं, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, अनावृत व आवृत बीजी आते हैं। जंतु जगत में सभी उपभोक्ता जीव आता है, चाहे वो कशेरुकी हो या अकशेरुकी। मोनेरा के अंतर्गत आता है माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है यह स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं और प्रजनन में समर्थ होते हैं। वहीं साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसका दूसरा नाम जो होता है नीलहरित शैवाल भी होता है, नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। जीवाणु की बात करें तो यह सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं जीवाणु, एक परपोषी और दूसरा स्वपोषी। ठीक है, अब बात करते हैं कवक की। देखिए कवक का फोटो यहाँ पे पिक्चर दे दिया गया है, ये देख रहे हैं ना, मशरूम का, ये यीस्ट भी बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, ये कवक है, कवक किंगडम के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत देखिए ये पर्णहरिम रहित है, नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। थैलोफाइट्स होते हैं इसमें, ये परपोषी होता है, हेप्टोग्राफिक। काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है, पूछ भी लिया जाएगा क्वेश्चन, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है तो कवक में। कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और लाइकेन के बारे में भी पूछा गया है कि लाइकेन क्या है तो कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल तो लाइकेन कहा जाता है। और कवक के उदाहरण है खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस। याद रहेगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, नो क्लोरोफिल। पर्णहरिम रहित होता है, थैलोफाइट्स होते हैं इसमें, परपोषी होता है, काइटिन से निर्मित कोशिका भित्ति होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक प्लस शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं, उदाहरण के लिए खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस। प्रोटिस्टा, पादप के समान, जंतु के समान। पादप के समान क्या क्या है, प्रोटिस्टा को 2 भागों में बांटा है, देखो पादप के समान और जंतु के समान। एक पादप के समान जो बांटा है उनको 3 कैटेगरी में, एक होता है क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजेलेट, और जंतु के समान जो होता है वो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। अच्छा, पादप में और जंतु में, इस दोनों में यूग्लिनॉइड होते हैं, यूग्लिनाइड इस दोनों में पाए जाते हैं, पादप में भी और जंतु में भी। पादप के समान जो क्राइसोफाइटा है उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है डाइटम्स और दूसरा है डिस्मिड्स। डाइटम्स, डिस्मिड्स क्राइसोफाइटा के अंतर्गत। अच्छा, डाइटम्स क्या होते हैं, सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं। डाइटम्स सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं और डिस्मिड्स सुनहरे शैवाल होते हैं। अच्छा, यूग्लिनाइड, यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक पोषण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जंतु तथा पादप के बीच संयोजी करी है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जंतु तथा पादप के बीच संयोजी करी को क्या बोलते हैं, घटना चक्र में आप देख लीजिए, जंतु तथा पादप के बीच संयोजी करी, ये पूछा गया क्वेश्चन, उसको यूग्लिना के अंतर्गत आते हैं। बोला भी गया लूसेंट में भी, आप जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी को क्या कहा जाता है, यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड कवक के समान होता है, ये जंतु के अंतर्गत आते हैं। जंतु के समान 3 भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जो आता है वो था यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। स्लाइम मोल्ड को कवक के समान माना गया है और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है, पैरामीशियम को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है और ट्रिपेनोसोमा ये भी इसके अंतर्गत आता है। याद रहेगा, प्रोटिस्टा को 2 भाग में बांटे, पादप के समान और दूसरा बांटे जंतु के समान। पादप के समान था क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनाइड। क्राइसोफाइटा के अंतर्गत 2 थे, डाइटम्स और डिस्मिड्स। डाइटम्स के अंतर्गत आया सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी और डिस्मिड्स सुनहरे शैवाल को कहा गया। यूग्लिनाइड के अंतर्गत यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक पोषण और जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी आते हैं। जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी को यूग्लिना कहा जाता है।
स्लाइम मोल्ड के अंतर्गत कवक के समान स्लाइम मोल्ड हो गया। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो था एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपेनोसोमा था। प्रोटोजोआ के अंदर एक कोशिकीय होता है, अमीबा इसके अंतर्गत आता है, पैरामीशियम और ट्रिपेनोसोमा। अगला है पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत देखिए पिक्चर के साथ बताया गया क्या क्या आता है। थैलोफाइटा, ये है थैलोफाइटा का पिक्चर। ब्रायोफाइटा, ये है पिक्चर। टेरिडोफाइटा, ये है पिक्चर। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये डिटेल बताया गया है, कहते हैं पिक्चर के थ्रू बताया गया है और समझाने के लिए। थैलोफाइटा देख लिए ऐसा होता है, और एक ऐसा होता है इसका शारीरिक संरचना सरल होता है। शारीरिक संरचना सरल। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक पादप जगत के अंतर्गत थैलोफाइटा को कहा जाता है। ये हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा जो है इसके उदाहरण है। पूछ लेगा किस पादप जगत के अंतर्गत स्पाइरोगाइरा आता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा ये उभयचर है। उभयचर किसको बोला जाता है, जो जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ये हो गया। इसमें संवहनीय उत्तक होते हैं, उसकी अनुपस्थिति होती है, सॉरी संवहनीय उत्तकों की अनुपस्थिति होती है इसके अंतर्गत। और इसके उदाहरण है मॉस, मार्केशिया, मॉस और मार्केशिया। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा जो है ये है, इसके अंतर्गत संवहनीय उत्तक उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए फर्न, हॉर्स्टेल, मर्सिलिया। उदाहरण के लिए फर्न और हॉर्स्टेल, मर्सिलिया टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। जिम्नोस्पर्म की बात अगर करें तो इसका पिक्चर ये है, और जिम्नो और स्पर्मा दोनों को अलग अलग करके बताया गया है इसका मीनिंग। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, नंगा, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। यह बहुवर्षीय और सदाबहार है। उदाहरण के लिए पाइनस तथा साइकस, जिम्नोस्पर्म्स। अगला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये देख रहे हैं पपीता का पेड़, इसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। यह आवृतबीजी होते हैं। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ। अन्य नाम है पुष्पीय पादप, ये फलदार होते हैं। उदाहरण के लिए आम, आम को एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया है, अमरूद को रखा गया है और पपीता को रखा गया है। और ये सब हम बात कर रहे हैं पादप जगत की, और सब पादप जगत के अंतर्गत आता है। और कौन कौन, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में सरल शारीरिक संरचना होता है। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक इसके अंतर्गत आते हैं। यह सर्वव्यापी होता है। इसके उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। वही ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये उभयचर है। संवहनीय उत्तकों की अनुपस्थिति होती है। उदाहरण के लिए मॉस, मार्केशिया। बात करें टेरिडोफाइटा की तो टेरिडोफाइटा संवहनीय उत्तक उपस्थित होते हैं इसमें। उदाहरण के लिए फर्न और हॉर्स्टेल, मर्सिलिया। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नो का मतलब होता है नग्न, स्पर्मा का मतलब होता है बीज, और यह बहुवर्षीय है और सदाबहार है। उदाहरण के लिए पाइनस तथा साइकस। वही एंजियोस्पर्म की बात करें तो यह आवृतबीजी है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ। अन्य नाम है पुष्पीय पादप, फलदार होते हैं ये। इसके उदाहरण है आम, अमरूद, पपीता। अब बात करते हैं पादपों के भेद की। पादप के भेद, टाइप्स ऑफ पादप। ये है क्रिप्टोगेम, फैंड्रोगेम। दो है, क्रिप्टोगेम और फैंड्रोगेम। क्रिप्टोगेम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष जननांग होता है। बीज उत्पन्न करने में ये अक्षम होते हैं, बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके उदाहरण है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देख लिए पादप को दो भाग में बांटा गया, क्रिप्टोगेम और फैंड्रोगेम। और जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उसके अंतर्गत तीन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एकदम याद हो जाएगा। फैंड्रोगेम के अंतर्गत पूर्ण विकसित जनन अंग, जिसमें बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है इसके अंतर्गत। और इसके उदाहरण है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म याद रहेगा। पादपों के भेद, क्रिप्टोगेम, फैंड्रोगेम। क्रिप्टोगेम में अप्रत्यक्ष जननांग होता है, बीज उत्पन्न करने में ये अक्षम होते हैं। इसके उदाहरण थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फैंड्रोगेम में पूर्ण विकसित जनन अंग होता है, बीज उत्पन्न करने में ये सक्षम होते हैं। और इसके उदाहरण है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्राणी जगत के वर्गीकरण की बात होती है। उसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका स्तरीय संरचना, दूसरा है उत्तक स्तरीय संरचना। प्राणी जगत का वर्गीकरण। अच्छा, कोशिका स्तरीय संरचना के अंतर्गत जो संघ है वो पोरीफेरा है, और उत्तक स्तरीय संरचना है, इसके जो भाग है इसके तीन भागों में इनको बांटा गया है। एक है देह गुहाधारी,
एक है कूट देह गुहाधारी, बड़ा टफ हिंदी है। बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव, कूट देह गुहाधारी बोलते हैं निमेटोडा को, निमेटोडा को कूट देह गुहाधारी बोलते हैं। बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव जो होता है उसको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज सिलेंट्रेटा। उसका पिक्चर दिया गया है, देखिए संघ पोरीफोरा के अंतर्गत जो आता है कोशिका स्तरीय संरचना, संघ पोरीफोरा के अंतर्गत आता है वो है ये, दिख रहा है पिक्चर। देह गुहाधारी है उसके अंतर्गत ये आता है, उसको देख लीजिए। उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है और इसके अंतर्गत अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बनना होता है। देह गुहाधारी को दो भागों में बांटे थे, मेसोडर्म कोशिका का विकास जहां हुआ, एक अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बना। मेसोडर्म कोशिका में एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा ये तीन आते हैं और मेसोडर्म कोशिका के विकास से ये बनता है। इसको देखिएगा ये उड़ते रहता है, इसको बिहार में गांव घर में अखफोड़वा बोलते हैं, कोई कोई कटघोरवा भी बोलता है, अखफोड़वा जो भी हो। ये एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा श्रेणी में आते हैं। वहीं अंतःस्तर की थैली से बनी देह गुहा जो होता है उसमें दो कैटेगरी है, एक है नोटोकार्ड युक्त और दूसरा है नोटोकार्ड विहीन, जिसमें नोटोकार्ड नहीं होता है। जिसमें नोटोकार्ड नहीं होता है उसको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं और उसका पिक्चर ये है इकाइनोडर्मेटा। और जो नोटोकार्ड युक्त होता है वो ये होता है, वो है कार्डेटा। नोटोकार्ड युक्त होता है कार्डेटा और कार्डेटा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड और एक होता है नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड। और जो लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड होता है उसको प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं, उसका पिक्चर ये है। नोटोकार्ड की जगह पे मेरुदंड पाए जाते हैं और ये कशेरुकी होते हैं, वो है साइक्लोस्टोमेटा, स्तनपायी, सरीसृप, पक्षी, जलस्थलचर और मत्स्य। आपने प्राणी जगत को देखा, कोशिका स्तरीय संरचना को देखा जिसके अंतर्गत संघ पोरीफोरा आता है और ये उसका पिक्चर है। उत्तक स्तरीय संरचना की बात हमने करी थी और वो ये है जिसमें देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहाधारी का अभाव है। कूट देह गुहाधारी के अंतर्गत जो आते हैं उसको निमेटोडा बोला जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज सिलेंट्रेटा है, उसका पिक्चर आप देख सकते हैं। बात करें देह गुहाधारी की तो उसके अंतर्गत आते हैं मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है और अंतः स्तर की थैली से बना देह गुहा होता है। मेसोडर्म कोशिका का विकास एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में होता है। अंतः स्तर की थैली से देह गुहा जो बनता है उसमें नोटोकार्ड युक्त होता है, एक नोटोकार्ड विहीन होता है जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, वो है इकाइनोडर्मेटा। ये इस प्रकार के होते हैं स्टार टाइप का। और नोटोकार्ड युक्त जो होते हैं वो होते हैं कार्डेटा। कार्डेटा को भी दो भागों में बांटा गया है और वो है लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड जिसको प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं और दूसरा है नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड जो कशेरुकी होती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा, स्तनपायी है, सरीसृप है, पक्षी है, जलस्थलचर है और मत्स्य है। आपने देख लिया इसमें वर्गीकरण की। पादप जगत का वर्गीकरण, विभेदित पादप शरीर, बिना विभेदन वाला पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर कौन कौन से हैं? बिना संवहनी उत्तक के, संवहनी उत्तक युक्त। दो तरह के होते हैं, एक होता है बिना संवहनी उत्तक के और दूसरा होता है संवहनी उत्तक युक्त। बिना संवहनी उत्तक के अंतर्गत आता है ब्रायोफाइटा। कौन आता है? ब्रायोफाइटा। और संवहनी उत्तक युक्त जो होता है वो होता है दो, एक होता है बीज रहित जिसमें बीज नहीं पाया जाता है और वो है टेरिडोफाइटा। और जो बीज युक्त होते हैं वो होते हैं द्विबीजपत्री जिसमें दो बीज पत्र वाले बीज पाए जाते हैं और एक होता है एक बीजपत्री जिसमें एक बीज पत्र वाले बीज पाए जाते हैं। वही बात कर रहे थे हम लोग बिना विभेदन वाले शरीर, पादप शरीर की, बिना विभेदन वाले पादप शरीर की, तो वो है थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है शैवाल, कवक, बैक्टीरिया। पढ़ चुके हैं आप, यहाँ पे उसका पिक्चर है, देख लीजिए। शैवाल का, कवक का, बैक्टीरिया का ये पिक्चर है। अब बात करते हैं फाइलम की। जंतु जगत के प्रमुख संघ दो हैं ये। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा देखे थे ना आप, ये है ना पोरीफेरा। इस संघ की बात हम लोग किए थे, उसका पिक्चर देख लीजिए, पोरीफेरा। अब यहाँ पे उसी को इन डिटेल बताया गया है जंतु जगत में। पादप जगत में तो बता दिया गया कि दो तरह के होते हैं, एक होता है विभेदित पादप शरीर, दूसरा होता है बिना विभेदन वाले पादप शरीर। भैया विभेदित पादप शरीर में दो तरह के होते हैं, एक बिना संवहनी उत्तक के, दूसरा संवहनी उत्तक के। बिना संवहनी उत्तक के होते हैं ब्रायोफाइटा,
संवहनी उत्तक के युक्त होते हैं, बीज रहित और बीज युक्त। बीज रहित मतलब जिसमें बीज नहीं होता, वो होते हैं सजावट वाले पेड़ पौधे, आप देखते हैं उसको टेरिडोफाइटा बोलते हैं। यहाँ पे उसका पिक्चर दिया गया। बीज युक्त होते हैं द्विबीज पत्री वाले पौधे, जिसमें 2 बीज पत्र वाले बीज होते हैं, और एक होता है बीज पत्री, एक बीज पत्री जिसमें एक ही बीज पत्र वाले बीज होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बिना विभेदन वाले पादप शरीर की, तो वह है थैलोफाइटा, जिसमें छेद वगैरह नहीं होता है ज्यादा। वह है शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, उसके पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर जंतु जगत के जो प्रमुख संघ हैं उनको बांटा गया है 2 भाग में बांटा गया है, पोरीफेरा छिद्र धारक में, और एक बांटा गया है सिलेंट्रेटा जिसको निरेरिया बोलते हैं। पोरीफेरा छिद्र धारक जो होते हैं उसमें असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है, बहुत सारा छिद्र होता है। उसका पिक्चर आप देख चुके हैं, यहाँ पे ये पिक्चर है, इसमें बहुत सारा छिद्र होता है, असंख्य छिद्र, ये पोरीफेरा संघ के हैं। वही पिक्चर यहाँ पर दिखा भी दिया गया है। शरीर में स्पंज गुहा होता है, स्पंज के जैसा शरीर होता है, अन्य नाम स्पंज भी बोला जाता है, और इसके उदाहरण है साइकॉन और स्पॉन्जिला। जैसे ही पूछ लेगा साइकॉन और स्पॉन्जिला किस जगत के हैं, तो आप बोल दीजिएगा किस संघ के हैं, तो पोरीफेरा संघ। दूसरा है सिलेंट्रेटा निरेरिया जिसको बोलते हैं, इसका पिक्चर देख लीजिए, ऐसा होता है। ये जेली फिश भी है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये है। तो ये सब सिलेंट्रेटा के हैं, ये जलीय जंतु होते हैं, जल में पाए जाते हैं। भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होती है, जिसे टेंटेकिल्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन। तो पूछ लिया जाएगा हाइड्रा किस संघ का है, तो सिलेंट्रेटा। मूंगा सिलेंट्रेटा, जेलीफिश सिलेंट्रेटा, सी एनीमोन सिलेंट्रेटा। जंतु जगत के प्रमुख संघ। अब ये तीसरा और चौथा की बात करते हैं। हमने बात की थी उस समय टीनोफोरा की बात की थी हमने, प्लेटीहेल्मिन्थीज की, प्लेटीहेल्मिन्थीज की। ऐसा नहीं है कि पिक्चर के थ्रू जो बताया जा रहा है इसमें सिर्फ शॉर्ट करके, इन डिटेल विद फिगर बताया गया है। सोचिए कितना बेस्ट होगा ये। टीनोफोरा सिलेंट्रेटा से गहन संबंध, सिलेंट्रेटा से गहन संबंध होता है, और ये कंघी जैसे होते हैं, चालांग। अधिकांशतः पारदर्शी होता है ये। समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली इसके उदाहरण। समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली, टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा से इसका बहुत ज्यादा संबंध है, एकदम उसके निकट होते हैं। कंघी जैसा होता है आकार इसका, चालांग। अधिकांश पारदर्शी होता है, आर पार दिखने वाला। प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो यह देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होता है इसका। देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर, चपटा शरीर, उभयलिंगी होता है। अविकसित पाचन तंत्र, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका का उपयोग करते हैं। उदाहरण प्लेनेरिया, लीवर फ्लोप। ये उसके पिक्चर्स हैं। 3 स्तरीय शरीर, चपटा शरीर होता है, उभयलिंगी भी है ये। 5वां हमने पढ़ा था एस्केलमिन्थीज के बारे में। एस्केलमिन्थीज, ये है एस्केलमिन्थीज। लंबा होता है, बेलनाकार होता है, अखंडित होता है, क्रीमी होता है, जोंक वगैरह टाइप का। स्पष्ट आहार नाल होता है। नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है इसमें, मतलब जो पुरुष एस्केलमिन्थीज संघ के होते हैं वो छोटा नर होता है पुरुष उसका, और उसकी जो लड़की होती है मादा वो बड़ी होती है। उत्सर्जन प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन होता है इसके अंतर्गत। उदाहरण एस्केरिस, गोलकृमि, थ्रेडवर्म, विचरेरिया, फाइलेरिया का कृमि। गोलकृमि तो दांत खाज खुजली वाला होता है उस टाइप का। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, एस्केलमिन्थीज के अंतर्गत। फाइलेरिया बीमारी जो होता है उसके अंतर्गत जो कृमि पाए जाते हैं वो भी इसी जगत के होते हैं, याद रहेगा। अगला है एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है ये देख लीजिए पिक्चर। लंबा होता है, द्विपार्श्व, सममित व कई खंडों में बटा होता है शरीर इसका। उत्सर्जन हेतु वृक्क का उपयोग करते हैं। काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन होता है। काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन। सामान्यतः त्वचा द्वारा श्वसन, ये त्वचा से, चमड़ा से श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब जोंकी है। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की और मोलस्का की। 8वां, इस आर्थ्रोपोडा जगत के जो उदाहरण है वो है झींगा मछली, झींगा मछली जो होता है, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, इसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन, झींगा किस जगत का प्राणी है? आर्थ्रोपोडा। और यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पूछ लेगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है?
तो हमारा उत्तर होगा आर्थ्रोपोडा। यह 3 भागों में विभक्त शरीर रहता है, इसका 3 भागों में बटा हुआ रहता है शरीर। वो पहला सिर रहता है, दूसरा वक्ष रहता है और तीसरा उदर रहता है, उदर पेट। खुला परिसंचरण तंत्र रहता है, संधि युक्त पाद है इसके अंतर्गत। वहीं मोलस्का की बात करें तो यह श्वसन हेतु गिल्स या पिनेडिया का उपयोग करते हैं। गिल्स होता है ना, उससे ये सांस लेते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसका। उत्सर्जन हेतु गुर्दे का उपयोग करते हैं। कवच युक्त शरीर होता है, ऊपर से कवच रहता है इसका कवच वाला, जो कोई भी चीज बाहर से हमला नहीं कर पाए। देखते ही होंगे आप, देख लीजिए पिक्चर, ऊपर से कितना कठोर रहता है इसमें, घोंघा वगैरह के अंदर, सीप के अंदर घोंघा, ऑक्टोपस, ये सब इसका रंगहीन खून रहता है, तो खून का कोई रंग नहीं होता है, सफेद होता है। मोलस्का जगत के प्राणी है ये। अब 9वां है इकाइनोडर्मिटा, ये स्टार टाइप का है। इकाइनोडर्मिटा की बात की थी हमने उस समय, स्टार। और 10वां है कार्डेटा। इकाइनोडर्मिटा समुद्री जंतु है, कांटों वाली त्वचा होती है, इसमें कांटा होता है इसके चमड़े में। पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। उदाहरण हेगफिश, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार आदि। और वहीं कार्डेटा की बात करें तो यह नोटोकार्ड एवं प्लोम छिद्र उपस्थित होता है इसके अंतर्गत। कार्डेटा में नालदार तंत्रिका रज्जु होता है। उदाहरण सभी कशेरुकी जंतु। और ये है कार्डेटा जगत के प्राणी। देख लीजिए आप, आई बात समझ में। और हमने क्या क्या पढ़ा जंतु जगत में? जंतु जगत में हमने पढ़ा पोरिफेरा छिद्र धारक, जिसके अंतर्गत असंख्य छिद्र युक्त शरीर होते हैं। शरीर में स्पंज गुहा होता है, अन्य नाम इसका स्पंज भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए साइकोन स्पंजिला। सिलेंट्रेटा निडेरिया जलीय जंतु होते हैं। भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं। टेंटेकल्स, उदाहरण मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल, ये उदाहरण है इनके सिलेंट्रेटा के। अगला है टीनोफोरा। ये सिलेंट्रेटा के गहन संबंध है इसका सिलेंट्रेटा से। कंघी जैसे चालांग होते हैं इसके, अधिकांशतः पारदर्शी होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री अखरोट, कॉम्प झेली। पैटी हेलमिंथीज की बात करें तो ये देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होता है इसका। चपटा शरीर होता है, उभयलिंगी है ये। और विकसित पाचन तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका, उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक इत्यादि होते हैं। वहीं एस्केलमिंथीज की बात करें तो ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। स्पष्ट आहार नाल होता है। नर जो इसका पुरुष होता है वो छोटा होता है, मादा जो इसकी लड़की होती है वो बड़ी होती है। बड़ी उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन है। उदाहरण के लिए एस्केरिक गोलकृमि, थ्रेडवॉर्म, वुचरेरिया, फाइलेरिया का कृमि, वुचरेरिया को कहते हैं। एनेलिडा लंबा द्विपार्श्व सममित व कई खंडों में बटा शरीर। उत्सर्जन हेतु कवक, काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन। सामान्यतः त्वचा द्वारा श्वसन, एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों। उदाहरण केचुआ, जोक, नेरिस। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ, 3 भागों में विभक्त शरीर। सिर, वक्ष, उदर, खुला परिसंचरण तंत्र, संधि युक्त पाद। उदाहरण के लिए झींगा, मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। वही बात करें मोलस्का की तो श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया का उपयोग करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु गुर्दे का इस्तेमाल करते हैं। कवक युक्त शरीर होता है। रंगहीन खून, उदाहरण के लिए सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस इत्यादि। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो यह समुद्री जंतु है, कांटों वाली त्वचा होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता होती है इसकी। उदाहरण के लिए हेगफिश, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, इकाइनोडर्मेटा। वहीं कार्डेटा की बात करें तो नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। नालदार तंत्रिका रज्जु होता है। उदाहरण के लिए सभी कशेरुकी जंतु कार्डेटा के अंतर्गत आती है। वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत 6 प्राणी आते हैं और वो क्या क्या है? पहला मत्स्य, दूसरा साइक्लोस्टोमेटा, तीसरा जल स्थलचर जिसको एम्फीबिया भी बोलते हैं, चौथा है सरीसृप, 5वां है पक्षी और 6ठा है स्तनपायी। चलिए मत्स्य की बात करते हैं। इसका सल्क युक्त त्वचा होता है। यह असमतापी होते हैं। द्विकक्षीय हृदय होते हैं। इनके जो हृदय होते हैं उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं। अंडज अंडा देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए ट्यूना मछली, रोहू खाए ना, रोहू मछली खाए ही होंगे। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, यह जबड़ा रहित, इसमें जबड़ा नहीं होता है इस कशेरुकी में, जबड़ा रहित कशेरुकी। ईल के आकार का शरीर, सल्क रहित चिकनी त्वचा। उदाहरण के लिए लेम्प्रे है मछली, ये उसका उदाहरण है। पिक्चर देख लीजिए, ऐसा होता है ये।
अब बात करते हैं जल स्थलचर, जो पानी में भी रहता हो और जमीन पे भी, और वो है मेढक, टोड इत्यादि। यहाँ पे दिख गया है। श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं इसमें, श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा होती है। त्रिस्तरीय जो कक्ष होते हैं इसके, त्रिकक्षीय होते हैं। हृदय, इसका जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं, उदाहरण के लिए मेढक, टोड। वहीं बात करिएगा स्तनपायी की, तो ये समतापी होते हैं। इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होता है हार्ट में। इसमें दूध की ग्रंथियां भी होती हैं, ये दूध भी देती हैं, शिशु को जन्म भी देते हैं, शिशुओं का जन्म भी होता है इसके द्वारा, स्तनपायी के द्वारा। इसमें चूहा आते हैं, मनुष्य आता है, चमगादड़ आता है, स्तनपायी जीव जंतु के अंतर्गत। चलिए भैया, अब हम बात करते हैं शरीर सृप की। यह असमतापी होते हैं, सल्क युक्त होते हैं। देख लीजिए, असमतापी सल्क युक्त, ये हमारा मगरमच्छ जो है, 3 चैम्बर होता है इसके दिल का, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। कठोर कवच युक्त अंडा होता है इसका, उदाहरण के लिए कछुआ, यहाँ देख रहे हैं ये कछुआ। सांप ये है, छिपकली, मगरमच्छ, तो समझ में आया, शरीर सृप है ये। अब बात करिएगा पक्षी की। पक्षी समतापी होते हैं, इसके भी मनुष्य की तरह 4 कक्षीय हृदय होते हैं, इसमें भी 4 चैम्बर होता है। परों से ढका हुआ शरीर होता है, उदाहरण के लिए जितने भी पक्षी हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। देख लिया आपने, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वर्टिब्रेटा संघ, जिसके अंतर्गत मत्स्य आते हैं, सल्क युक्त त्वचा होती है, असमतापी होता है, द्विकक्षीय हृदय होते हैं, अंडा देती हैं, उदाहरण के लिए ट्यूना और रोहू। दूसरा हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, जबड़े रहित कशेरुकी होती है, इल के आकार का शरीर होता है, सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है, उदाहरण के लिए लैंड पे है मछली। तीसरा हमने पढ़ा जल स्थलचर, जिसको एम्फीबिया बोलते हैं, श्लेष्म ग्रंथियां युक्त त्वचा होती है, त्रिकक्षीय हृदय होता है, फेफड़े एक वृक्क फेफड़ा भी होता है, एक वृक्क किडनी भी होता है, जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं, उदाहरण के लिए मेढक और टोड। ये पिक्चर है। हमने शरीर सृप की बात की, ये असमतापी होते हैं, सल्क युक्त होते हैं, त्रिस्तरीय हृदय होता है, 3 चैम्बर होते हैं, कठोर कवच युक्त अंडे होते हैं, इसके उदाहरण है कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। तो यहाँ पर अगर बात करें असमतापी की, तो कौन कौन है? असमतापी है मत्स्य और शरीर सृप। समतापी की बात करें तो पक्षी और स्तनपायी। यहाँ पे बोला गया है मछलियों के नाम से समानता रखने वाले जीव, ये जीव हैं, मछली नहीं है, नाम लेकिन मछली वाला है। और देख लीजिए ये कौन कौन सा मछली वाला नाम है जो जीव है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे देगा और आप मछली समझ के चले आइएगा, मार दीजिएगा। जेली फिश ये जीव है, स्टार फिश जीव है, सिल्वर फिश जीव है, कटल फिश जीव है, एग फिश जीव है, डेविल फिश ये भी जीव है, क्रे फिश ये भी जीव है, और रेजर फिश ये भी जीव है। और ये मछली नहीं है, लेकिन मछली के नाम से समानता है इसका। जेलीफिश किस संघ के? यह नाइडेरिया या निडेरिया भी बोला जाता है। स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा संघ से है, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा से है, कटलफिश मोलस्का संघ का है, एग साइक्लोस्टोमेटा संघ का है, डेविलफिश मोलस्का संघ का है, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा संघ का है, और रेजरफिश मोलस्का संघ का है। मोलस्का संघ के कौन कौन से हैं? एक तो रेजरफिश, दूसरा है डेविलफिश, और तीसरा है कटलफिश। समझ में आया? ये रखना है याद। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां हैं, विभिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां, ये सही में मछली है और इनके अलग अलग नाम है। ये है समुद्री घोड़ा, ये मछली है, देख लीजिए ऐसा पिक्चर होता है घोड़ा जैसा। फ्लाइंग फिश उड़ने वाली मछली है, ये भी मछली ही है। पाइप फिश पाइप के जैसा होता है। पैडल फिश ये भी मछली है। गोल्ड फिश मछली है। ग्लोब फिश ग्लोब के जैसा होता है, मछली है। कैट फिश ये भी मछली है। डॉग फिश मछली है। 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कैट, डॉग, हॉर्स, घोड़ा, हॉर्स फिश बोलते हैं उसको। बिल्ली फिश, कुत्ता फिश, घोड़ा फिश, इंग्लिश में कैट फिश, डॉग फिश, घोड़ा फिश। फ्लाइंग फिश उड़ने वाला, पाइप फिश, पैडल फिश, पैडल होता है साइकिल का वो, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, ग्लोब। 3 3 6 2 8 फिश है। 8 नाम याद करना आसान ही है। शरीर सृपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। घोंसला बनाने वाले सांप है किंग कोबरा। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा छिपकली है जो बहुत विषैला होती है
वो है गीला मॉन्स्टर। मॉन्स्टर नाम ही है मॉन्स्टर से ही समझ जाइए, गीला मॉन्स्टर। इसको हिलोडर्मा संघ का है, ये हिलोडर्मा भी बोलते हैं इसको। संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश। हाइड्रो देख जहां भी होगा ना तो वो पानी से संबंधित होता है, तो हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप है, समुद्र में रहता है। यहाँ पे संसार का सबसे जहरीला सांप पूछ रहा है तो हाइड्रोफिश नामक हो जाएगा समुद्री सांप, हाइड्रोफिश। तो मत समझ लीजिए ढोरिया है ये, जो काटेगा तो कुछ नहीं होगा, होगा ऐसा होगा कि राम नाम सत्य है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपन, सॉरी इनलैंड ताइपन होता है, इनलैंड ताइपन, ये जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप। बिल बनाने वाली छिपकली है मेबुइया स्किंक, ये बिल बनाती है। शरीर सरीसृपों का युग कहलाता है मीसोजोइक युग, ये तो पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं पक्षी वर्ग से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड, उड़ न सकने वाली पक्षी जो नहीं उड़ती है वो है कीवी और एमू, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन। पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दिनी सेरिंग। सबसे प्राचीन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स, जुरासिक युग की है आर्कियोप्टेरिक्स। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप मगरमच्छ, समझ चुके हैं आप। अंडा देने वाला ओविपेरस स्तनपायी है एक्डीना एवं प्लेटिपस। भारत की विशालतम मृग प्रजाति है, यानी कि हिरन जैसा मृग नीलगाय, सबसे बड़ा मृग प्रजाति है, हिरन की प्रजाति है सबसे बड़ा नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग। जो कीट वर्ग होगा ना, कीड़ा मकोड़ा, उसके 6 टांग होंगे। सफेद रक्त वाला जीव होगा तिलचट्टा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव है कंगारू चूहा। वाह, सब तो पानी करता है मूत्र विसर्जन, लेकिन ये करता है ठोस, पानी नहीं, ठोस एकदम मिट्टी जैसा। उन्हें प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ की छाल से, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी का। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल जिसको गेहूं प्लस राई से बना है, ये मानव निर्मित अनाज है। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है? अफीम पोस्ता अधपका फल होता है। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है नुस्कापिन, मॉर्फिन, हेरोइन। ये किसके पौधे से प्राप्त होता है? अफीम के पौधे से। बात करते हैं जलीय स्तनपायी की, पानी का स्तनपायी। उस समय से तो सिर्फ स्तनपायी पढ़ रहे थे ना, अब जल में भी स्तनपायी होते हैं। वो है ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, समुद्री शेर। समुद्र में भी शेर होता है, जमीन पर भी शेर होता है, समुद्र में भी। सील या फोका नाम है इसका। वालरस, डॉल्फिन, समुद्री गाय, समुद्री गाय भी है, घोड़ा भी है। तो कितने हैं? 7 हैं जलीय स्तनपायी। ब्लू व्हेल है पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी, पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई भी स्तनपायी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिएगा। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है, व्हेल मछली है लेकिन सबसे बड़ा दांत होता है इसमें। समुद्री गाय भी है, समुद्री शेर, डॉल्फिन, वालरस, सील या फोका, ये जलीय स्तनपायी है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसमें, इस पेज में? मछलियों के नाम से समानता रखने वाले विभिन्न जीव के बारे में पढ़ा। नाम और संघ है यहाँ पे। नाइडेरिया निडेरिया संघ के हैं जेलीफिश, इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं स्टारफिश, आर्थ्रोपोडा संघ से है सिल्वरफिश, मोलस्का संघ से है कटलफिश, साइक्लोस्टोमेटा से है हेगफिश, मोलस्का से है डेविलफिश, आर्थ्रोपोडा से है क्रेफिश, मोलस्का से है रेजरफिश। एक बात याद रखिए, हर चीज एक बार में याद नहीं होती है, रिपीट रिपीट अगेन रिपीट, बार बार रीडिंग करेंगे याद हो जाएंगे। और प्री के लिए फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। हमने बात की सरीसृपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की। घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा, विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है गीला मॉन्स्टर हिलोडर्मा। संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है इनलैंड टाइपन। बिल बनाने वाली छिपकली है मेबुइया या स्किंक। सरीसृपों का युग कहलाता है मीसोजोइक युग। पक्षी वर्ग से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड, उड़ न सकने वाला पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन, पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दिनी, सबसे प्राचीन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग।
भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां हैं फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। तो याद रहेगा 8 होते हैं, फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे गए हैं, 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है मगरमच्छ। अंडे देने वाले ओविपेरस स्तनपायी जीव हैं एकिडना एवं प्लेटिपस। भारत की विशालतम मृग प्रजाति है नीलगाय। उड़ने वाले स्तनपायी है चमगादड़। 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीटवर्ग। सफेद रक्त वाला जीव है तलचट्टा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव है कंगारू चूहा। कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल, गेहूं प्लस राई। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है? अल्पका फल। अफीम के पौधे से प्राप्त होते हैं नुस्कापिन, माफिन, हीरोइन। जलीय स्तनपायी ब्लू व्हेल, पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी। स्पर्म व्हेल, विशालतम दांत वाली व्हेल। समुद्री शेर, सील या फोका। वालरस, डॉल्फिन, समुद्री गाय। अब बात करते हैं स्तनधारी की, मेमालिया। इसके अंतर्गत आते हैं स्तनधारी के अंतर्गत प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। 3 हो गया, ये 3 आते हैं। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी, प्रोटोथीरिया याद रहेगा। उदाहरण एकिडना प्लेटिपस, ये है उसके फोटो, एकिडना प्लेटिपस। यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है इसमें। उदाहरण के लिए कुत्ता, गाय, मनुष्य इत्यादि। देख लीजिए, ये यूथीरिया है। मेटाथीरिया, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देना। विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रखरखाव होता है। उदाहरण के लिए कंगारू। इसके बच्चे अविकसित होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, इसीलिए इसे मेटाथीरिया बोलते हैं। आप इनको जानते हैं ना, कैरोलस लिनियस नाम है इनका। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया था? इनके जनक है कैरोलस लिनियस। लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, एक का नाम है एक्स, दूसरा का नाम है वाई। द्विनाम पद्धति में एक्स जो होता है वंश का सूचक होता है, जीनस का, और वाई जो होती है स्पेसीज का सूचक होती है, जाति का। पहला है मनुष्य, जिसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। दूसरा है गाय, जिसका नाम है बॉस टॉरस। तीसरा है बिल्ली, देख लीजिए कैसे देख रही है बिल्ली, इसको बोलते हैं फेलिस कैटस, कैटस से ही समझ आइएगा। कुत्ता को बोलते हैं कैनिस लूपस फैमिलियरिस, फैमिली में रहने वाला होता है ना ये, इसीलिए फैमिलियरिस जहां देखेंगे समझ जाइएगा कुत्ता है वैज्ञानिक नाम। घरेलू मक्खी को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, घरेलू, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिका लगा हुआ है, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी। शेर, शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, लियो मतलब शेर। आम है ना मैंजीफेरा, मैंगो मतलब होता है आम, यहाँ पे मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इंडिका। धान को बोलते हैं ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा। गेहूं, गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। चना, चना को बोला जाता है साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। और मटर को बोलते हैं पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। पीजम भी इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन पाइसम सैटिवम होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? स्तनधारी प्रोटोथीरिया, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं प्रोटोथीरिया। उदाहरण एकिडना प्लेटिपस। यूथेरिया के बारे में हमने पढ़ा, यूथेरिया पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। उदाहरण के लिए कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देना, विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रखरखाव। उदाहरण के लिए कंगारू। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये है लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, वह है 2 एक्स और वाई। एक्स वंश होता है, वाई जाति का सूचक होता है। महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस मनुष्य को कहा जाता है, बॉस टॉरस गाय को कहा जाता है, फेलिस कैटस बिल्ली को कहा जाता है, कैनिस लूपस फैमिलियारिस कुत्ता को कहा जाता है, मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी, पैंथेरा लियो शेर को कहा जाता है, और वहीं पे मेंजीफेरा इंडिका आम को कहा जाता है, ओराइजा सैटिवा धान को कहा जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं को कहा जाता है, साइसर एरिटिनम चना को कहा जाता है, और पाइजम सैटिवम मटर को कहा जाता है।